तो बच्चों कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो जो में हम बात करने लगे हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी रहते हैं। बल्कि यूं समझिए कि ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब समरी राइटिंग का और कंटेंट पॉइंट्स का। ये ऐसा टॉपिक है कि बच्चे समझते हैं ये तो बहुत आसान है, इसमें मसला ही कोई नहीं है। मतलब वो सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको हम लिफ्ट करेंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और फिर उनको समरी लिख देंगे। ये देखने में जितना आसान है ये उतना ही टेक्निकली मुश्किल है। और अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में और उसके अंदर कंटेंट पॉइंट को निकालने में, अगर आपको उसका स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया नहीं है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। तो हम आज इसी को इन डेप्थ डिटेल के साथ इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें बहुत सी ऐसी बातें आप सीखेंगे कि जो आपने शायद आपके लिए बिल्कुल नहीं हो। लिहाजा पूरे तवज्जो से सुनिएगा इसको, इसका एक एक लफ्ज, एक एक सेंटेंस, एक एक चीज को अपने जहन में बैठाइएगा। आपके ओ लेवल के पेपर में जो मेन चीजें जो पेपर में आएंगी वो ये होगा कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा। उस पैसेज के अंदर दो काम करने होंगे। एक तो आपने कंटेंट निकालना है और फिर उस कंटेंट के ऊपर समरी लिखनी है। आपने डायरेक्ट उसकी समरी नहीं लिखनी जो पैसेज आपको दिया हुआ है। बहुत गौर से बात सुने मैं क्या कह रहा हूँ। The passage you are given, you are not supposed to make the summary of the passage directly. You have to take the content points first and then make the summary. It's very much different things. Please make it clear that what you are going to do and what is your task. So, okay, so we are going to learn about art of writing summary. But the before writing summary, we need to find out how to take out the content points. Okay, so what actually the art of writing summary is. So we will discuss this topic under 6 basic topics. One is read for searching ideas. Number 2, note the two contrasting ideas. And number 3, underline the essence, basic thing, message. What is the message the writer wants to convey to you? And then write content points. And then it should be content points, not the content points. Now, and the fifth one is now summarize it. Is it clear? And then we'll talk about use linking devices. We will also learn it. So these are the 6 points under which we will discuss. Let's talk about one by one. And here is a reading for searching ideas. Since your passage, your paper is going to examine your ability, how you find out ideas. आप आइडियाज को कैसे जो है ना वो पिन पॉइंट करते हैं। तो आप सर्चिंग फॉर आइडियाज से क्या मुराद है? सर्चिंग फॉर आइडियाज से मुराद ये है कि आप इससे पहले कि आप टेक्स्ट पढ़ें उसका, before reading the text, read the question first. In this way, you will be in a better position to understand the text. The technique will help you find out the important ideas you need to search for. अब इस होता यह है कि जब आपके सामने टेक्स्ट आता है, मतलब 2 पैसेज होते हैं आपके। जब आपके सामने रीडिंग फॉर आइडियाज का पैसेज आता है, यू स्टार्ट रीडिंग द पैसेज फर्स्ट विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन कि आपको करना क्या है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसके क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको चलेगा कि रीडिंग फॉर, ये जैसे आपके सामने ये रीडिंग फॉर पैसेज आया है, इसको तो हम थोड़ा सा ये जूम इन कर देते हैं। ये देखें, ये रीड फॉर पैसेज 1 में लिखा हुआ है प्लास्टिक इन द इंसर्ट एंड ऑल आंसर ऑल द क्वेश्चन बिलो। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेकिंग नोट्स, ये ए पार्ट है। इसमें कहता है आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द problems associated with plastic. This is your most important thing. Problems associated with plastic, here you have to focus it, and possible solutions to the problem as outlined in the passage. Now you must understand that whenever when you start reading passage, what you need to do is you need to focus on problems related plastic use, and in the end there is a solution. It means that your passage 1 will be divided into 2 parts, and those 2 parts will be consisted of contrasting ideas. One is problem and other is solution. ठीक है, ये हमें पैसेज पढ़ने से पहले ये आइडिया क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, यू विल बी अवार्ड अप टू 12 मार्क्स फॉर कंटेंट पॉइंट्स। कंटेंट पॉइंट्स हमने जब लिखने हैं तो उसने पहला एक लिख दिया हुआ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद प्लास्टिक, और फिर उसने ये लिख दिया पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, और ये लिख भी दिया लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द थ्रेड्स एट पोस्ट, और इसका कर दिया। इसका मतलब है कि 12 हमने मार्क्स लिखने हैं, तो उसने 2 ऑलरेडी दे दिए हुए हैं। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन रिमेनिंग 10 पार्ट्स। वी कैन राइट इवन मोर देन अबाउट दिस। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी जी हमारी। अब हम देखते हैं इसकी समरी।
हमने क्या करना होता है, ये सेकंड पार्ट है समरी का, कि नाउ यूज योर पॉइंट्स। अब नाउ यूज योर पॉइंट्स। अब उन्हीं पॉइंट्स को देखो, नाउ यूज योर नोट्स। अब नोट्स को आपने फाइंड आउट करना है। वी हैव टू राइट 12 एक्सक्लूडिंग द वंस अगेन। यार शहरियार, ये आपको कहाँ लिखा हुआ है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी बात है। ये देखा ना, उसने कहा है कि अब उसको मैं पीछे आपको ले जाता हूँ, उसको पिछली स्लाइड पे, कि उसने ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखें, you will be awarded up to 12 marks for content points. Clear? You will be awarded 12 points. The problem associated with plastic content points, lack of awareness about this is your point number 1. This is not the point number 0. ठीक है ना? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द, अब वो उसने ये है कि आपने एहतियाती तौर पे आपने, अच्छा पॉइंट हो ही ना तो आप कैसे बना लेंगे? पॉइंट है ना ये वाला। तो यू हैव टू बी प्रिसाइज कि वो जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको फॉलो करना है आपने। उसने कहा द प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, यू विल बी अवॉर्ड, यहाँ पे उसने आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग दिस पॉइंट, कहीं यहाँ की वर्ड लिखा होगा, मुझे अभी यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब आपने उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर समरी लिखनी। नाउ योर नोट्स फ्रॉम 1A टू राइट समरी of the problem associated with plastic and possible solution to the problem as outlined in the passage. Your summary should be focusing on these points. Your summary must be continued writing, not writing. Continuous writing का मतलब होता है write in paragraphs, not in points that you have already written it. So you are advised to write between 150 to 180 words, including the 10 words, given below. Okay. Including, here is the word written including. So begin your summary as follows. A problem with plastic has been a lack of awareness about. Okay. Now, this 150 words is very much important. You have to write between one. It means that you have to complete 150 words somehow or anyhow. That's the problem, and that is very much technical things. It's very much difficult for the students to complete the number of number of words. Anyhow, let's start with the second point. And what is the second point? Contrasting ideas. It's very much now आपको बड़ा क्लियर हो गया होगा कि जब भी पैसेज आपको मिलेगा ना, उस पर 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज लिखे होंगे। वो 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज कौन से होंगे? द पैसेज रीडिंग फॉर आइडियाज कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रास्टिंग आइडियाज अबाउट थिंग्स, या वो किसी चीज के बारे में होगा, प्लेस के बारे में होगा, इवेंट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, या एनिमल्स के बारे में होगा। इट विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, या प्रॉब्लम्स वर्सेस सोल्यूशन होगा, बेनिफिट्स वर्सेस डिसएडवांटेजेस होगा, और मेरिट्स वर्सेस डीमेरिट्स होगा, इंपॉर्टेंस एंड रीजंस होगा, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में होगा। तो ये आपको पहले से पता है कि यार ये ऐसा पैसेज आना है, तो जब आप चीजें पढ़ रहे होंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको आसानी से चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी? हाँ, हाँ, आप उसको या ये मेरिट्स और डीमेरिट्स कह लें, यूजेस, उसके यूजफुलनेस कर लें, डिसएडवांटेजेस कर लें, बात तो ऑलमोस्ट ऐसी सेम ही है। कंट्रास्टिंग आइडियाज आपके वहां पे आएंगे। अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है, अंडरलाइन द एसेंस। ये है वो बेसिक चीज जिसके लिए आपने कंटेंट पॉइंट्स को निकालने में मदद देगी। अंडरलाइन द एसेंशियल पॉइंट्स, एसेंस, बेसिक थिंग्स। हमने वो जो जो काम की चीज उसको ऑनलाइन करना है। तो काम को ऑनलाइन करने का मतलब ये है कि जो बाकी सेंटेंस के अंदर चीजें हैं उनको क्या कर देना है, हमने एक्सक्लूड कर देना है, क्रॉस आउट कर देना है। तो ये प्रैक्टिस आपने सीखनी है। ये कैसे कर सकते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर फाइंडिंग द कंटेंट पॉइंट्स। फॉलो द वैल्यूएबल पॉइंट्स that help you underline the phrases or part of the sentence. This process is also called as trim the fat. ये trim the fat आपने करना है, यानी आपको जो काम सेंटेंस के अंदर काम की बात है ना, उसको लफ्जों को निकालना है, बाकी अपने साइड पे कर देना है। इसकी मैं आपको यूं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपको आप बफे में जाते हैं, बफे के अंदर खाने के लिए आपको बहुत चीजें पड़ी होती हैं, हर तरह की चीज पड़ी होती है, लेकिन आप किसके ऊपर फोकस करते हो? जो आपको पसंद की चीज होती है उसके ऊपर आप फोकस करते हो। इसी तरह से जब आपका पैसेज 2 है, उसके अंदर वो जो आपको कहा गया कि प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक, तो वो आपने प्लास्टिक वाली प्रॉब्लम्स ही को फोकस करना है, बाकी सारी आपने छोड़ देना है। ये होता है अंडरलाइन द एसेंस पॉइंट एंड एक्सक्लूडिंग द इररेलेवेंट थिंग्स। तो इसके लिए आपने पॉइंट याद रखना है, एक्सक्लूड द इररेलेवेंट पॉइंट्स, cross out repetition, extra details, illustrations, examples, events or incidents और quotation। ये point जो है exclude the irrelevant points, cross the repetitions, extra details,
एग्जाम्पल, इवेंट्स और इंसिडेंट्स, कोटेशन, ये फाइंडिंग आउट कंटेंट्स पॉइंट है, याद रखिएगा। ये समरी बनाने के लिए भी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि जी मेक अ समरी ऑफ द पैसेज दैट इज गिवन, तो यू कैन फॉलो दीज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। व्हाट आर दोज? एक्सक्लूड द इररेलेवेंट पॉइंट्स, क्रॉस आउट रेपिटेशन, एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड एग्जांपल्स, इवेंट्स। और इसको अपने बिल्कुल साइड पे आंखें बंद करके निकाल देना यार, ये आप वो जो बच जाएगा ना वो आपकी समरी होगी। लेकिन आपने फौरी समरी नहीं लिखनी, आपने तो भाई सबसे पहले कंटेंट पॉइंट्स लिखने हैं। तो कंटेंट पॉइंट्स आपको इस प्रोसेस में मिलेंगे, समझ रहे हैं ना आपको? तो ये आपने जितने एक इस क्लास खत्म होने के बाद एक और पेपर पकड़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको देखो कंटेंट पॉइंट यूं चुटकी बजाते हैं आपको मिलेंगे आपको। ठीक है, हम इसको एक्सक्लूड द रेलेवेंट पॉइंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। एक्सरसाइज रिलीजेस सब्सटेंसेस व्हिच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। ये आपका एक सेंटेंस है, इसमें से आपने जो है ना वो एक्सक्लूड करना है रेलेवेंट पॉइंट और काम की बात को ऑनलाइन करना है। तो बताइए वो क्या हो सकती है? और इसमें आपसे पूछा हो बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, बेनिफिट एक्सरसाइज पूछा हो, तो आप क्या करेंगे? हाउ वुड यू डू दिस? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बताएं जरा कैसे करेंगे इसमें? आप वो पे फोकस करें, रिलीजेस। रिलीज कौन रिलीज करता है? एक्सरसाइज रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? रिलीजेस सब्सटेंसेस। अब जब उसने सब्सटेंसेस बोला तो आगे उसने विच लगा दिया। इसका मतलब है कि ये जो सब्सटेंसेस का कि विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, ये एक ही बात है यहां तक। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरियस इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। अब इसके अंदर आप किसको छोड़ेंगे, किसको निकालेंगे? ये है वो असल टेक्निक, असल स्किल जिसको आपको सीखना है। ठीक है, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज, आपने ये सारे ने ये बात कही। चलें देखते हैं इसका जो जो काम है ना, असल में जो इसका आंसर है वो ये है, एक्सरसाइज प्रमोट्स टिश्यू ग्रोथ एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीजेस। ये मेन पॉइंट था इसके अंदर, ठीक है ना? अब आपने लिखा कि ये देखें रिलीज क्या कर, कौन कर रहा है? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपका एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और वो जो सब्सटेंस है असल में वो क्या करता है? वो प्रमोट्स करता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रमोट्स क्या करता है? वो प्रमोट्स करता है टिश्यूज को। और क्या? ये आपका न्यू आपका इंपॉर्टेंट हो गया, ग्रोथ वर्ड हो गया। एंड रिड्यूस क्या करता है? रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ डेवलपिंग वेरियस इन्फ्लेमेटरी। तो आप इसे डिजीज ही को लिख देंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ये है वो चीज जिसको आपने सीखना भी है। बहुत अच्छे सारे, एक्सीलेंट। अब आप इसको पेपर के लिहाज से देख लें। पेपर के लिहाज से मैं हम आपको इसको डिटेल से पढ़ेंगे भी। ये तो आपको एग्जांपल दे दिया, ये 2022 का पेपर है प्लास्टिक के हवाले से जो हमने इसको पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो पहली लाइन उसने दी हुई है, इसको हम देख लेते हैं। प्लास्टिक वाज हेल्ड एज अ वंडर्ड प्रोडक्ट व्हेन इट वाज इन्वेंटेड। ये तो हमारा सेंटेंस इसमें है ही नहीं। इसमें प्लास्टिक की तो यानी प्रॉब्लम का जिक्र ही नहीं किया हुआ। ये तो बताया गया कि प्लास्टिक को हेल्ड किया गया वंडर्ड प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है। और इसके बाद उसने लिखा यहाँ पर, probably the main problem until recent years was the lack of awareness about the threat। ये उसने एज इट इज में लाइन दी हुई थी। इसके बाद हमने चलते हैं, इट पोज टू थ्रेट। ये आपने कंप्लीट कर देना। ये एज इट इज कंटेंट्स पॉइंट्स बनाते हुए आप एज इट इज वर्ड्स को यूज कर सकते हैं मेरे बच्चों, ये याद रखना। एज इट इज लिया जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थ्रेट्स विच बी अनएक्सपेक्टेड बिकॉज, अब देखिए थ्रेट्स विच वर अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक लो कॉस्ट। अब ये जो है ना उसने रीजन बताई है, बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट। ये प्रॉब्लम नहीं है उसका प्लास्टिक का। कन्वीनियंस एंड ड्यूरेबिलिटी, ये तो उसकी यूजफुल चीजें हैं, इसके उससे प्रॉब्लम थोड़ी कॉज करता है। फर्दर मोर, आप देखेंगे फर्दर मोर उसने ऑलरेडी वर्ड यूज किया है, देयर वाज द लैक ऑफ नॉलेज। ये एक पॉइंट है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स कुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक। उससे कितनी ज्यादा प्लास्टिक की चीजें बनती हैं। हु वुड हैव थॉट, अब ये देखिए, हु वुड हैव थॉट दैट च्यूइंग गम, पेपर क्लिप्स, light bulbs and some so-called paper cups contained plastic। किसको पता था कि ये सब चीजें ऐसी होती होंगी? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जिसको हमने निकाल देना, ठीक है। इस पेपर को हम डिटेल से बाद में करेंगे। ये अंडरलाइन द एसेंस और एक्सक्लूड द इररिलेवेंट पॉइंट्स को अपने फोकस करना है, इसको समझना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, अंडरलाइन द एसेंस में क्रॉस आउट रेपिटेशन। क्रॉस आउट रेपिटेशन का मतलब है कि एक बार चीज बार बार हो रही है, उसको अपने क्रॉस आउट कर जाना है। जैसे the concentration and coordination required in many sports, whether individual or
team events can be stress busters, making players healthy both physically and mentally. ठीक है ना? अब ये बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में अगर हमने पॉइंट निकालना हो तो मुझे बताइए कि आप किसको फोकस करेंगे कि वो क्या चीज कहना चाहता है। द कंसंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड इन मेनी स्पोर्ट्स, बात हो रही है स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स की बात हो रही, तो हमारा इसका मतलब है कि स्पोर्ट्स वाला वर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर वो कहता है कि वो क्या करता है, स्पोर्ट्स का करता है, वो कैन बी स्ट्रेस बस्टर, ये आपको स्ट्रेस बस्टर के तौर पर काम कर सकता है। जब स्ट्रेस बस्टर होता है तो आपकी सारी चीजें जो है ना वो खत्म हो जाती है। ये दो मेजर आपके पॉइंट थे, बाकी सारी रेपिटेशन है जिसको आप आउट ऑफ कर देंगे। तो स्पोर्ट्स रिलीव्स और रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये आपका इसका मेन पॉइंट है। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बात अंडरलाइन दी एसेंस, यानी एसेंशियल थिंग्स को आपने पॉइंट आउट करना है, निकालना है, कंटेंट पॉइंट को निकालना है। तो बेटा उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स और इलस्ट्रेशंस को निकाल देना है आपने, बिल्कुल निकाल दें। एक्स्ट्रा डिटेल्स इलस्ट्रेशंस को क्या करना है आपने, रिमूव कर देना है, निकाल दीजिएगा बिल्कुल पकड़ के। कैसे, ये आप पॉज कीजिएगा, इसको देखिएगा किस अंदाज से बात करेंगे। ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप टीचेस कर्टसी, इंटेग्रिटी एंड अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, स्पोर्ट्समैन, और ये हमारा टॉपिक है द यूजेस ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप की बात कर रहे हैं। इंटेग्रिटी एंड willingness to accept defeat, all attributes which build individuals who are well rounded beyond the sports field as well on it। ठीक है, इसमें आपने एक्स्ट्रा डिटेल्स को निकाल देना है। हमारा फोकस है स्पोर्ट्समैनशिप का यूज क्या है। तो उसने कहा स्पोर्ट्समैनशिप क्या करती है, टीचेस, क्या टीच करती है, कर्टसी, कर्टसी, इंटेग्रिटी एंड अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट व्हाट, डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है, और अब उसने कॉमा लगाया, कॉमे के बाद याद रखिएगा वो उसी चीज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, तो वो हमें जरूरत नहीं होती बताने की। ठीक है जी, चलें जी। पिछले पार्ट में हम स्पोर्ट्स मेक्स प्लेयर हेल्दी, लेकिन तो ठीक होगा नहीं, उसने उससे पहले हेल्दी से पहले उसने एक मेन चीज बता दी है, वो अब जब वर्ड आ गया तो आगे देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको देखें जी। अब हमने वो क्या कहता है एक्स्ट्रा डिटेल्स को निकाला, तो हमारे पास क्या आंसर आया, इट टीचेस इंडिविजुअल्स टू एक्सेप्ट डिफीट। ठीक है ना, तो ये डिफीट, और ये डिफीट क्या करती है, ऑल एट्रीब्यूट्स व्हिच बिल्ड इनटू, ये इंडिविजुअल को बिल्ड करती है कि हम एक डिफीट को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। इट टीचेस, इट की जगह फिर मैं स्पोर्ट्स गेट लगा दिया, टीचेस इंडिविजुअल्स, और कर्टसी इंटेग्रिटी का ये सारी होती ही इसी है कि मैं हार गया हूं तो बजाय कर्टसी होती है कि मैं हार गया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये सारी चीजें वो एक्स्ट्रा डिटेल्स की इलस्ट्रेशन थी, मेन बात वो यही कहना चाहता था। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यार ये ऐसी हमें फौरी तौर पे कैसे पता चलेगा। अगेन मैं आपको बार बार देखें, आपको याद होगा मैं कहता था नॉवल पढ़िए, नॉवल पढ़िए, नॉवल पढ़िए, इंग्लिश बुक पढ़ें, उसमें आपको मेन आइडिया खुद ब खुद पता चलता है यार ये असल में बात करना चाह रहा था वो। ठीक है ना, तो दिस कम्स विद प्रैक्टिस, इट इज नॉट वन वे कि आप एक महीने के अंदर चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। कर्टसी इंटेग्रिटी, ये सारे के सारे जो है ना, हम कहते हैं ना कर्टसी इंटेग्रिटी, ये एक ही चीजें हैं। मैं कहता हूँ यार कर्टसी क्या होता है, मतलब मैं आपकी बात को रख रहा हूँ, और इंटेग्रिटी मेरा आपसे ताल्लुक है। ठीक है, और मैं तैयार हूँ इस बात को कि मैं हार भी गया हूँ, मैं कहता कोई बात नहीं यार, मुस्कुरा के मैंने कह दिया थैंक यू वेरी मच यार, कोई बात नहीं। ये बात सेम ही थी कि हमें ये डिफीट को एक्सेप्ट करना सिखाता है। ठीक है, और हमें यूजफुल सारी, आप ये भी कह सकते हैं इट टीचेज अस, एंड इट टीचेज अस टू एक्सेप्ट डिफीट। जब आप कॉर्डियली वेलकम नहीं, तो वो आप इसको इंक्रीज कर रहे हैं चीजों को, तो फायदा नहीं है। इट कैन हेल्प अस टू बी अ यूजफुल पर्सन, तो वो हमें टीच ही कर रहा है कि उससे मिलती जुलती चीजें। अच्छा जी, नेक्स्ट के वहां पर पॉइंट आता है जी। अब एक एग्जांपल देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं बताने वाला हूं आपको, ये चीज हमने बहुत दफा क्लास में डिस्कस की है, दोबारा सुन लीजिएगा। अ वर्ड, phrases or clauses enclosed in commas, dashes और brackets, ये जितने भी आपको phrases जो है ना या clauses किसी कॉमे में क्लोज नजर आ रहे हैं, वो एक्स्ट्रा होती हैं बेटा, निकाल देना, आंखें बंद करके निकाल देना। जैसे द मैकेनिकल डिवाइसेस रेडियोग्राफ इज नो मोर इन यूज। अच्छा जी, अब मुझे बताएं कि ये क्या कह गया, द मैकेनिकल डिवाइस इज नो मोर इन यूज। अब आप ये भी कह सकते हैं रेडियोग्राफ इज नो मोर इन यूज। ये आपकी जो है ना, जो वो किसके बारे में बात कर गया, ये मैकेनिकल डिवाइस के बारे में बात कर गया। आप इसको रेडियोग्राफ को निकाल दें या आप इसको मैकेनिकल डिवाइस को निकाल दें, अब वो कहता है ये डिपेंड करेगा कि आपसे पूछ क्या रहा है। अब वो कहेगा कि जी यूजेस ऑफ रेडियोग्राफ, आर्टिकल्स को भी निकाल दें आर्टिकल को भी। तो अब ये सिंपली लिखते हैं रेडियोग्राफ इज नो मोर इन यूज। ठीक है, द मैकेनिकल डिवाइसेस आर नो, द मैकेनिकल डिवाइस इज नो मोर यूज्ड इन दीज डेज, ये भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। और आप एग्जांपल मैं आपको देता हूँ,
relative pronouns कौन कौन से होते हैं? relative pronoun who, which, that होते हैं, is also used to convey extra information about some person, place, thing or an idea. For example, the man who sat here is my boss. अब देखें ये who है ना, who sat here, ये हु सेट हियर कौन बता रहा है? द मैन। तो द मैन इज माई बॉस, ये आपका एक मेन आइडिया है इसके अंदर। इस तरह से एनिमल्स विच ईट ग्रास कॉल्ड हर्बीवोर्स आर केप्ट एज पेट इन होम्स। तो देखें विच ईट ग्रास, किसकी बात हो रही है? विच ईट ग्रास, एनिमल्स की। तो एनिमल्स कॉल्ड हर्बीवोर आर केप्ट एज पेट इन होम्स। तो आपका मेन आइडिया एनिमल्स कॉल्ड हर, या अब यूं में भी निकाल दें हर्बीवोर्स आर केप्ट एज पेट इन होम्स, ये भी आपका एक मेन आइडिया हो सकता है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द आइडिया कि यार मैंने किस अंदाज से निकाला। इस तरह से माई फिजिक्स बुक दैट यू गेव मी yesterday हैज बीन torn आउट बाय माय यंगर ब्रदर। तो भाई किसकी बात है? क्या चीज torn आउट हुई है? फिजिक्स बुक। तो माय फिजिक्स बुक्स हैज बीन torn आउट। तो बस ये मेन बातें हैं, बाकी उसको बताने की जरूरत नहीं कि किसने कहाँ से क्या कुछ चीजें, क्योंकि उसने चीजों को पूछा नहीं है आपके बारे में। वो अपने फोकस जिसके ऊपर करना है वो अपने चीजें काम की निकाल लेंगे। ठीक है जी, आई होप सो कि ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। हाँ, बाय माय ब्रदर को अगर उसने पूछा है कि हु टोर योर बुक, यानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व डिस्टर्बिंग योर बुक, तो फिर तो अब आप ये कहेंगे कि माय फिजिक्स बुक टॉर्न आउट बाय माय ब्रदर लिखेंगे। ठीक है ना। व्हाट हैपेंड टू योर बुक, तो आप लिखेंगे इट हैज बीन टॉर्न आउट। बस डिपेंड करता है कि आप ये ऊपर देखें द यूजेस ऑफ फोटो, द यूजफुल, ये आपसे वो प्रॉम्प्ट क्या पूछ रहा है उसके ऊपर फोकस करना है आपने, और फिर आपने मेन चीज को निकाल लेना। ठीक है जी। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडरलाइन द एसेंस। वो एग्जांपल, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स ये निकाल देने हैं आपने। इवेंट्स, एग्जांपल सारी क्रॉस आउट। जैसे वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ अ टीम, फॉर एग्जांपल इन बास्केटबॉल, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारा अब जरूरत नहीं है। टीचर्स कोऑपरेशन, teachers cooperation and a willingness to play to each other's strength for the goodwill। अब इसके अंदर हमारी फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल जो है ना वो जरूरत नहीं है। बाकी हमारे पास फोकस क्या है? इसका हमने बोलना है कि वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ अ टीम जो है ना, वो स्पोर्ट्स के अंदर वो हमें हेल्पफुल करती है। तो इसका हमारा जो बनेगा टीम वर्क टीचर्स कोऑपरेशन फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल, ये हमारा इसका मेन आइडिया बनेगा। इस तरह से कोटेशन निकाल देनी है हमने। इवन प्लानिंग अबाउट प्लानिंग, ये कोटेशन कहा रही है, यहाँ देखें। द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स पायर डी क्यूबर्टन सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्पोर्ट इज टेकिंग पार्ट इन इट। ये अब हमारी जो है उसकी कोटेशन एज इट इज हम लिखनी नहीं है, अपने उसको मेन चीज को निकाल देना, और मेन चीज को पहले लिखी हुई है। इवन प्लानिंग अबाउट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स और शोइंग इंटरेस्ट इन इट इज वैल्यूएबल। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स की बात हो रही है, वो कहता है कि आप खेलें ना खेलें, उसमें इंटरेस्ट शो करें तो वो भी काफी है आपके लिए। तो यू आर ऑल्सो यूजिंग योर ओन वर्ड्स टू समराइज टू और थ्री सिमिलर वर्ड्स इन कन। जी बिल्कुल, हम जो है ना समराइज के अंदर अपने वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। जब तक अपने वर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तो अपना, अच्छा कंटेंट पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपने वर्ड ऐड करें। समरी के लिए अपने वर्ड आप ऐड कर सकते हैं। कंटेंट पॉइंट के लिए आप एज इट इज लिफ्ट भी कर सकते हैं, चीजें लिफ्ट कर सकते हैं, एज इट इज वर्ड लिखने हैं यहाँ पे, कोई ऐसी हरज वाली बात नहीं है। लेकिन सारा सेंटेंस नहीं लिखना, टू द पॉइंट, जो वर्ड जो जिसमें मीनिंग आता है वो आपने उठाने होते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर देखें इसका क्या है, समरी क्या बनेगी? जस्ट बीइंग पार्ट ऑफ स्पोर्ट इज बेनिफिशियल, ये इसका मेन आइडिया है। मैंने उसको अपने लफ्जों में चेंज कर सकता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड दैट कि उसका जो इसेंस है, जो मेन थिंग है, वो मिस आउट ना हो रहा हो। इस तरह से द आर्ट ऑफ राइटिंग समरी के अंदर हम राइट कंटेंट पॉइंट्स इन फ्रेजेस, एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट इन फ्रेजेस डज नॉट मीन यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन सेंटेंसेस। आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल सेंटेंस नहीं लिख सकते। हाँ बिल्कुल, फ्रेजेस इन, ये इसको गौर करें। राइट इन फ्रेजेस डज नॉट मीन यू आर नॉट अलाउड टू राइट इन सेंटेंसेस। आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, यू कैन, बट यू नीड टू बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल और बेटर इन फ्रेजेस इफ पॉसिबल। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। वन ऑब्वियस रीजन व्हाई पीपल हैव ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग स्पोर्ट इज दैट इट कीप्स देम फिजिकली फिट। इसका आप जो है ना वो क्या एक पॉइंट बनाएंगे, बनाए पहले जरा इसका। अब देखिए ना, वन ऑब्वियस रीजन, एक रीजन बात कर दी, फिर उसे रीजन बताइए क्या है। व्हाई पीपल हैव ऑलवेज एंजॉयड प्लेइंग स्पोर्ट इज दैट इट कीप्स देम फिजिकली फिट। अब इट क्या चीज है? इट क्या, ये स्पोर्ट्स है। ठीक है, कीप्स देम फिजिकल फिट, तो असल में वो कहना क्या चाहता है कि द मेन रीजन इज दैट पीपल एंजॉयड बिकॉज, तो ये बात ये कहता है कि स्पोर्ट्स कीप्स देम फिजिकली फिट, ये वो बात कहना चाहता है। ठीक है, कीप्स देम फिजिकली फिट, बिल्कुल ठीक है। अब इसके दो तरीके लिखने के, एक तरीका ये है कि आप इसको यूं लिख दें, इट कीप्स पीपल फिजिकली फिट, या यूं लिख दें कीप्स पीपल फिट, ये भी लिखा जाए। आपने यहाँ पे इट को निकाल दें,
कीप्स पीपल फिट, तो जब आप कीप्स पीपल फिट करेंगे तो ये फ्रेज बनेगी, क्योंकि इसका सब्जेक्ट मिसिंग है। इट कीप्स के अंदर इट सब्जेक्ट है, कीप्स वर्ब है, तो ये क्लॉज बन गई तो सेंटेंस बन गया। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये दोनों ही किए जा सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने ऐसे ही करना है। कीप्स एंड फिजिकली फिट, बिल्कुल सारंग एक्सीलेंट यार। फिजिकली कीप देम फिजिकली फिट, वो मतलब आप अगर आप यूं लिखना शुरू कर देंगे ना, अब ये गलत होगा अगर आप यूं लिखें कि द ऑब्वियस एडवांटेज of the sports for the people that they remain fit for their rest of their life, तो यार ये आपने क्या कर दिया, आप तो उसको बढ़ा रहे हैं उसको। ठीक है ना? ठीक है, ये बात समझ लग रही है मेरे बच्चों को, क्लियर हो रही है? बताते जाए मुझे साथ साथ यार कि आपको क्या समझ लग रही है। प्लीज लेट मी नो, विद बोर ना हो जाइएगा साथ साथ। ठीक है, मुझे प्लीज जरा थंब अप करें कि कुछ आप मेरे साथ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। नाउ समराइज, अब ये है कि आपने इसकी समराइज करनी है। दिस इज द टाइम फॉर यू टू समराइज इट। अब हम समराइज करेंगे, तो समराइज करते हुए आपने क्या करना है कि यूज ओनली दोज पॉइंट्स यू हैव मेंशन्ड इन द कंटेंट। समरी करने के लिए कंटेंट पॉइंट, दोज पॉइंट्स यू हैव मेंशन्ड इन द कंटेंट्स के लिए पॉइंट लेने। अब आपने दोबारा पैसेज की तरफ नहीं मुड़ के देखना आपने, इतना इंपॉर्टेंट है कंटेंट पॉइंट निकालना आपका। यूज लिंकिंग डिवाइसेस टू ज्वाइन कंटेंट पॉइंट। अब आपने लिंकिंग डिवाइस लगानी है। व्हाइट आबर नॉन रोजी अच्छी तरह से मैंने आपको कराया हुआ, आपको याद होगा। आई फ्लाई बैट्समैन में आपको याद होगा, ये दो ही यूज करने हैं, तीसरे की यूज ही नहीं करते। व्हाइट आबर नॉन कंट्रास्ट के लिए है, आई फ्लाई बैट्समैन जो है ना वो एडिशन के लिए, ये नेगेटिव के लिए हमने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। ठीक है, अब इस्तेमाल हम करते हैं इसको। ले ली, अब हमारे पास अब वापस आ गया प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद प्लास्टिक, रीडिंग फॉर आइडियाज। ये हमारा पैसेज है, फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स हैं, इसको हम वन बाय वन इसके कंटेंट्स निकालते हैं। ये है वो मेजर पॉइंट्स करने में। अच्छा जी, समटाइम्स वी डोंट यूज सम इन्फो फॉर कंटेंट पॉइंट्स बट फील्स नेसेसिटी फॉर कोहेरेंस। हाँ, बिल्कुल कि सर आपने कोहेरेंस के लिए चीजें ऐड करनी है, उसी को तो लिंकिंग डिवाइसेस कहते हैं। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो कोहेरेंस है, कि जो बातें आप, अच्छा अब पॉइंट्स में जो चीज आ गई तो वो तो समरी बन गई। अब वो पैराग्राफ में क्यों लिखने समरी में, इसलिए कि फ्लुएंसी और कोहेरेंस बने। ठीक है, हाँ, नहीं पैसे से नहीं लेना, पैसे से बेटा नहीं लेनी होती चीजें, नहीं नहीं। आपने जो कंटेंट बना लिया ना, बस अपने कंटेंट पे फोकस करना है, अब अपने पैसे से तरफ नहीं जाना वहां पे, क्योंकि अगर आपने पैसे से ही देखना था तो कंटेंट बनाने की क्या जरूरत थी। तो कंटेंट बनाने के मार्क्स हैं, उन्हीं कंटेंट को देख के उसने देखना कि यार ये कंटेंट जो उसने बनाए हैं, उन्हीं कंटेंट से उसको ये समराइज एक लेस सेंटेंस बना सका कि नहीं बना सका, इसके नंबर होते हैं। और समरी का आपको पता है 2 नंबर होते हैं कि कंटेंट पॉइंट कितने मेंशन किए हैं और लैंग्वेज कैसे यूज़ की उसने। हाँ, ये अनोश बिल्कुल जो आपने, लेकिन ये सिर्फ इतना नहीं है कि कंटेंट बनाया और आपने उनका सेंटेंस बना दिया, इतना ही नहीं है। आपने उन सेंटेंसेस की नोक पलक भी आपने संवारनी है, मैं देखता हूँ कैसे बन रही होती हैं चीज़ें। ये देखें जी, ये हमारे पास आ गया प्लास्टिक वाला पहला पैराग्राफ आ गया। इसको हमने रीडिंग फॉर आइडियाज पढ़ना है, हमने इसके पॉइंट बनाने हैं। प्लास्टिक वाज हेल्ड एज वंडर, मुझे बताएं प्लास्टिक वाज हेल्ड एज अ वंडर प्रोडक्ट, क्या ये एसोसिएटेड है प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम, कि उसको जी वंडर प्रोडक्ट के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था व्हेन इट वाज इन्वेंटेड। बट नाउ डेज वी रियलाइज देयर आर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद, कहता है अब हम पता चला इसके साथ प्रॉब्लम्स हैं। Probably the main problem until recent year was the lack of awareness about the threats posed to the our planet। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने आया है, probably से लेकर यहाँ तक, अब आप जानते हैं इसमें उसने जो कंटेंट पॉइंट बना उसने ये probably निकाल दिया, जरूरत नहीं थी। द मेन प्रॉब्लम उसने ऐड कर दिया, टिल रिसेंटली की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब उसने लिखा यहाँ पे कि was the lack of awareness about the threats it posed of, ये उसका मेन पॉइंट है सारा। उसने यहाँ तक लिख दिया अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट, तो ये आप अपने पास से बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं। ये देखें उसने लिखा हुआ है, गिवन पॉइंट लिखा हुआ है, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स इट पोस्ट, ये आपका पॉइंट बना हुआ है पहले। ठीक है जी, अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं कि थ्रेट्स व्हिच वर अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर्ड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स लो कॉस्ट। अब ये ना थ्रेट्स व्हिच आर, अब उसने थ्रेट्स की बात की और थ्रेट्स को कॉमे के बाद एक्सप्लेन किया है, ये जरूरत नहीं है बताने की। व्हिच वर अनएक्सप्लोर्ड बिकॉज ऑफ प्लास्टिक्स लो कॉस्ट कन्वीनियंस एंड और ड्यूरेबिलिटी, ये उसने हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कॉमे के बाद वाली, और लेकिन ये विच वाला भी लगाया हुआ है, इसलिए हम इसको मेंशन ही नहीं किया उसने पॉइंट नंबर 2 के अंदर। फर्दर मोर, अब नया सेंटेंस आ गया, आपने एक और आपको टिप्स दे दूं, एक सेंटेंस के अंदर आपने एक ही पॉइंट तलाश करना है भाईजान। आप उसको उस एक सेंटेंस में से आपने एक चीजें निकालनी है, बाकी फिर सब चीजें छोड़ देंगे, आप छोड़ चुके होंगे।
ठीक है ना, पोस्ट करेंगे ना, पोस्ट में आएगा, देखो थ्रेड्स इट पोस्ट बिल्कुल लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, फर्दर मोर देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जस्ट, अब देखो फर्दर मोर इसके अलावा बात की, अब ये दूसरा फर्दर मोर पॉजिटिव पॉइंट है, इसका मतलब और बात है। देयर वाज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जस्ट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वुड बी मेड ऑफ प्लास्टिक, ये सेमीकोलन आ गया, ये उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हु वुड हैव थॉट, किसने सोचा था कि च्युइंगम, पेपर क्लिप्स, लाइट बल्ब्स वगैरह ये भी तो प्लास्टिक से बने होंगे। तो ये देखो ना, इसी बात को उसने आगे मजीद एक्सप्लेन किया, तो हमने एक्सप्लेनेशन को छोड़ देना हमने। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, देखें ये वाला बनेगा, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ जस्ट हाउ मेनी, देखें या आप लिखें हाउ मेनी एक बार लिख दें, या लिखें द अमाउंट ऑफ लिख दें, या लिखें द वैरायटी ऑफ, या लिखें रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, या लिखें थिंग्स वुड बी आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इसका मैं आगे आपको बताऊंगा अगली वीडियो के अंदर कि ये कैसे इसको और स्मार्ट कैसे किया जाता है। अभी देखें, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज हाउ मेनी थिंग्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक, भाई इतना सा पॉइंट है ये वाला। ठीक है, आगे ये जो आपने पॉइंट लिखा है ना, हाउ वुड थॉट द च्युइंग, ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी जो आपने मिस कर दी है। ये हमारे कंटेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। इसके बाद तीसरा क्या बन रहा है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ मोस्ट प्लास्टिक इज ड्यूरेबल, अब क्योंकि प्लास्टिक ड्यूरेबल होता है, इट, अब ये ना, ये उससे रीजन बताइए। असल पॉइंट क्या है, इट डिसअपीयर्स, degrades very slowly as its chemical ingredients make it resistant to, ये जरूरत नहीं है बताने की, पार्ट ये है, ये वाली बात है, इट डिसअपीयर्स डिग्रेड वेरी स्लोली, ये मेन पॉइंट था, ये था प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो केमिकल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ठीक है ना, तो दैट्स द मेन थिंग, उसको आप पॉइंट निकाल लेंगे यहाँ पे। इट डिग्रेड स्लोली, बिल्कुल खजर तुमने बात सही कर दी, तो ये हमने यहाँ पे इसका पॉइंट यूं लिखेंगे, ये वो देखो उसने स्कीम के अंदर कितना लिखा हुआ है, इट डिसअपीयर्स वेरी स्लोली, इट डिग्रेड्स वेरी स्लोली, इट ब्रेक्स डाउन वेरी, यही पॉइंट है बस। आप ये भी लिख सकते हैं, टेक्स मेनी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू डिसअपीयर, ब्रेक डाउन एट टाइम, ये सारी उसने पॉसिबिलिटीज बताई हैं, आपने लिफ्ट कर लें यहाँ पे, इट डिसअपीयर्स और डिग्रेड्स वेरी स्लोली, ये बस एक पॉइंट यहाँ से लिफ्ट करके उठा के रख दें यहाँ पे, आपकी जनाब कंटेंट पॉइंट बन गया आपका। ठीक है जी, बिल्कुल पॉइंट ये बन गया। अब हम आगे चलते हैं जी, अगले पॉइंट के अंदर उसमें और उसने क्या किया हुआ है जी, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। As chemical ingredients make it many in the sea for, अब देखे ना, in the sea for example दे दिया ना, एग्जांपल छोड़ गए हम, ये सारे हमारे काम की नहीं है। 450 माइल प्लास्टिक फिश इज टेकिंग 60 years, प्लास्टिक, ये पॉइंट हमारा सेंटेंस खत्म हो गया यहाँ पे। प्लास्टिक इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, ये मेन पॉइंट है। बर्निंग इट इंक्रीजेस कार्बन एमिशंस एज मोस्ट emits टॉक्सिक फ्यूम और burying it in landfill stakes, लैंडफिल कर देता है, साइड स्टेक्स ऑफ स्पेसेस इन ऑलरेडी क्राउडेड प्लांट, वहां पे चला जाता है और वहां से उसको गेट रिड करना बड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं, मेन पॉइंट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। ठीक है जी, आपने दो पैराग्राफ के अंदर से चार कंटेंट पॉइंट इसके निकालनी है आपने। इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ तीसरा रह गया। It was estimated in 2019 that every year so much plastic flows into the world's oceans that by 2040 there will be more plastic in the oceans than fish in terms of weight। अच्छा, इसमें से एक सेंटेंस के अंदर कौन सा पॉइंट निकल रहा है, जरा निकालें जरा पॉइंट। हाँ, शाबाश हमार, अमेजिंग 600 इयर्स इज आवर ओपिनियन, एक्सीलेंट, ये ओपिनियन निकल आया आपका, ये ओपिनियन के क्वेश्चन भी इसमें से आने। प्लास्टिक किल्स मैरीन लाइफ इन मैनी इयर्स, अब ये जो सेंटेंस है, इट वाज एस्टिमेटेड, ये जो ना कोई जरूरत नहीं यहाँ पे कहने की, इट वाज एस्टिमेटेड की। Every year so much plastic flows into the world's oceans that by 20 there will be more plastic in ocean than fish in terms of weight। प्लास्टिक, अच्छा ये ना उसकी तैयारी कर रहा है किस चीज की, प्लास्टिक किल्स मैरीन लाइफ इन मैनी वेज, ये है मेन पॉइंट आपका। फिश बिकम्स entangled in अब ये जरूरत नहीं है, वो कहता है कि फिश जो है ना लाइफ को मारती है, कैसे करनी उसने पूछा, उसने प्रॉब्लम पूछा, उसने करी मार देती है मेरे। प्लास्टिक किल्स मैरीन लाइफ, ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या करता है, फिश बिकम्स tangled प्लास्टिक नेट्स एंड choked by plastic bags, other sea creatures that die because they make plastic for food and swallow it। तो ये भी मरते हैं ना, तो वो किल्स की बात ही होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। Endangered species like some type of turtles are particularly vulnerable and risk extinctions because of ocean plastic। ये है endangered, किसकी एक्सटिंक्शन की वजह से, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा। जो endangered species हैं वो भी जो है ना वो इससे नुकसानदेह होती हैं। तो endangered या vulnerable threatened species risk extension at risk, ये हमारा छठा पॉइंट बनेगा। इसके बाद जो सातवां पॉइंट हमारा बन रहा है वो ये है, इनक्रेडिबली, ये जरूरत नहीं है अब देखें, इनक्रेडिबली ओपिनियन है यहाँ पे, इनक्रेडिबली
Such plastic has been found lying in uninhabited Pacific Ocean and trapped in. Furthermore, although ये furthermore का point आने वाला, although there is currently no real evidence that is ocean that plastic ingested, yeah, plastic ingested by sea life might make its way into the human food chain and turn up on own places. कि ये जो सी फूड है ये इंसानों के खुराक में भी आता है, तो ये है प्लास्टिक इंजेस्टेड मेक्स इट्स वे गेट्स इनटू द ह्यूमन फूड। यहाँ तक हमारा पॉइंट बन गया। ठीक है जी, इसी तरह से ये हमारा रीडिंग फॉर आइडियाज के अंदर अब वो कहता है कि इसके सॉल्यूशंस की पोजेस सम प्रॉब्लम्स। अब सॉल्यूशन की बात हम करने लगे हैं जी। तो वन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या सॉल्यूशन के पॉइंट देखिए, आप इसके खुद देख के बना इसके पढ़िएगा कैसे इसके बना रहे हैं हम लोग। इसके ये पॉइंट्स के बने हैं, ये मैंने 15 तक पॉइंट इसके मार्किंग स्कीम के अंदर बने हुए थे। अब असल में हाउ ट्राइंग टू राइट समरी है। समरी लिखने के लिए आपने क्या करना है, एक्सीलेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टास्क डेमोन्स्ट्रेटेड इन द इम्प्रेसिव रिस्पॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल कंटेंट इंक्लूड्स is included is relevant, which no necessary details repetition, with no necessary details repetition. Fluent and coherent presentation of the points, including possible synthesizing where appropriate and a wide range of appropriate stylish and linking devices। ये हैं जी आपके पूरे नंबर मिलने के लिए, ये आपकी चीजें होंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अमार अच्छा लिखा हुआ है। अब आ जाओ जी यहाँ पर आ जाए जी। ये हमारी ना भी टाइम टू राइट द समरी है, ये हमारी समरी लिखने का पॉइंट है। गिवन पॉइंट दिया हुआ था। अब देखें ये आपकी फाइनल शेप है जो अपने पेपर में लिखेंगे। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट्स इट पोस्ट, lack of knowledge how many things are made of it. It disappears and degrades or break down very slowly. It is very difficult to get rid of, kills marine aquatic life, endangered species at risk, or ingested eaten by sea into human food। ये 6 आपके प्रॉब्लम्स है। हाँ बिल्कुल, ये अनोश बिल्कुल जिस ऑर्डर के साथ आए ना उसी ऑर्डर से अपने पॉइंट बना लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आपने वो जो यूजफुल है वो रिसाइकलिंग की है, इसका वो सद्देबाब किया हुआ है। फिर नॉट यूजिंग अवॉइडिंग प्लास्टिक पैकिंग है, फिर मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स है, ये इसने उसने यूज किया, इंडोनेशिया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, इंडिविजुअल, ये सारे पॉइंट उसके यूजेज हैं उसके। इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने ये समरी लिखनी है। अब मजे की बात यह है कि जब मैंने इसको समरी को मैंने अपने लिए मैंने खुद अपनी एफर्ट से जब लिखा तो ये तो 97 वर्ड्स बने भाई, है ना प्रॉब्लम। उन्होंने कहा है कि 150 वर्ड्स होने चाहिए, मेरे पास तो ये पॉइंट्स बने खींच तांच के मैंने ये किया, तो ये तो 97 वर्ड्स हैं, तो मैं भाई 60-70 वर्ड जो है ना वो लैक है। बिल्कुल खजर वो किया जा सकता है, लेकिन यार कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपने नहीं करना है, लेकिन ये है कि वो आपको मर्ज कर सकते हैं। और वाकई आप सही कहते हैं, ये वो हुआ ही नहीं। अब ये कि ये मतलब ऐसा नहीं हुआ, पहली अटेम्प्ट के अंदर भजन ऐसा नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको और चेंज किया। ये देखें आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर मैंने ये आ गया, इसको लिखा। ओ किधर चला गया भाई। अच्छा ये 97, पहला मेरी अटेम्प्ट 97 पे थी, दूसरी अटेम्प्ट गई 143 पे चली गई जी। अभी भी 7 वर्ड से मैं लैग कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने वो क्या किया कि वन ऑफ द मेन जो चैलेंजेस विद प्लास्टिक पोल्यूशन इज द लैक ऑफ अवेयरनेस है, वो मैंने मिस कर दिया। वो ऐड करता तो ये 150 वर्ड्स तक बन जाना था। इसको ना आप जरा ध्यान से देखिएगा, पॉज करके चेक कीजिएगा ये कैसा बन रहा है। ये 97, ये भी 97,